टीन एज वो एज है जो हम सब ने गुजारी है, और वो जो एज है ना वो बड़ी ख़तरनाक एज होती है वालिदैन के लिए भी और बच्चों के लिए भी मुश्किल भी होती है। ज़ाहिर है बच्चों जो है उनके अंदर तब्दीलियाँ पैदा हो रही होती हैं, जहनी तब्दीलियाँ, जिस्मानी तब्दीलियाँ, और वालिदैन जो है वो ये समझ नहीं पाते कि किस तरीके से हम इन बच्चों की तरबियत करें, क्योंकि टीन एज में वालिदैन से और मुख्तलिफ़ चीज़ों से बच्चों की एक उकताहट से शुरू हो जाती है, एक दूरी से शुरू हो जाती है। इस दूरी को कैसे कम किया जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ कमल कैसर साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमल साहिबा, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताएं कि ये जो टीन एज है ये वाकई कोई एज होती है या हमने ऐसे ही बस बना दी है कि ये कोई टीन एज है? एक्चुअली जब हम वर्ल्डली पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम कहते हैं कि एक बच्चा होता है, फिर एक एडोलेसेंट या टीनेजर होता है, फिर एक एडल्ट होता है। और ये जो टीनेज को डिफ़ाइन किया गया था इस वजह से था कि उनके अंदर जो बलूगत की तब्दीलियाँ आती हैं उनको किसी लेवल पे अंडरस्टैंड किया जाए और उसके मुताबिक उनको गाइडेंस दी जाए। लेकिन हुआ ये कि जो हम दुनिया में देखते हैं कि हमने टीनेजर को एक छुई मुई बना दिया। हमने कहा कि अच्छा जी मासूम सा बच्चा है, जो इसका दिल चाहता है इसको अपने जज्बात से खेलने दो और अपनी ज़िंदगी को जैसा दिल चाहता है गुजारने दो। जब हम अपने दीन के नुक्ता नज़र से देखते हैं तो उसमें टीनेजर का कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि जी आप एक बच्चा है और फिर एक बालिग है। हाँ, अब जो वो बालिग हो गया है और उसकी अपना एक मुहासबा और अकाउंटेबिलिटी अल्लाह ताला के सामने शुरू हो चुकी हुई है। अब वहाँ पर दो एंगल्स को देखना है। एक ये है कि उसके अंदर बलूगत है और उसके अंदर रुश्द या जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। सही है। तो हमारे यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस नहीं किया जाता और उसके लिए भी ये नहीं हो सकता। अब अक्सर हम घरों में देखते हैं कि जब बच्चा है तो हम कहते हैं बच्चा है बच्चा है बच्चा है। जिस दिन बालिग हुआ तो हम एकदम से उसको कहते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, बेटी अब तुम बड़ी हो गई, अब तुम दुपट्टा लो, अब तुम ये करो, लड़का है तो अब ये करो। इस तरह के हम उनके ऊपर फिर चीज़ें इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। मकसद ये होता है कि हर उम्र के मुताबिक बच्चे को आपने सही चीज़ें सिखाते चले जाना है, करवाते चले जाना है। और उससे होगा ये कि जब वो बलूगत की तरफ भी जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस का टाइम है, उस टाइम पे बच्चों को ना समझ नहीं आ रही होती, दुनिया में कुछ और हो रहा है, अंदर से उनके जज्बात कुछ और कह रहे हैं, अम्मा अब्बा कुछ और बता रहे हैं, दीन एक और रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहा है, तो वो बेचारे कंफ्यूज होते हैं। इस टाइम पे उनको सपोर्ट भी चाहिए, इस टाइम पे उनको रहनुमाई भी चाहिए, इस टाइम पे उनको तरीके चाहिए हैं कि वो कैसे आगे बढ़ सकें और अपने आप को, जैसे मैं आम जुबान में कहती हूँ कि आंधी तूफान चल रहा है तो उसमें से उनको निकालने का तरीका हमें आना चाहिए कि इस क्राइसिस को कैसे। लेकिन जैसे आपने कहा, मैं उसी बात को जरा आगे लेके जाना चाहूंगी कि इसी को हमने बेसिकली अब एड्रेस करना है ना, ये प्रॉब्लम को, कि वो बेचारे कंफ्यूज ना हो। लेकिन हम उनको ट्रीट तो ऐसे ही करते हैं कि कल तक वो बहुत छोटा था, नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम मत बोलो, बहुत छोटे हो, तुम नाइव हो, बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता। और फिर एक ही दिन में हम वो बेचारा बलूगत की तरफ जाता है तो हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बहुत बड़ा हो गया, सारी जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पर डाल देते हैं। इसका कैसे फिर इलाज करेंगे अब? इसमें आपको पता है कि हम बात करते हैं जब बच्चों की, और वही बात है कि बच्चे से बालिग होने का जो अमल होता है, इसमें कई लोग ऐसी बातें भी आके कहते हैं कि इतना अच्छा बच्चा था, पता नहीं इसको क्या हो गया है, या ये कि ये भी कहते हैं पहले सारी नमाज़ें पढ़ता था, अब इसने नमाज़ें पढ़नी छोड़ दी हैं। अच्छा पहले ये नहीं करता था, पता नहीं क्यों ये इस तरह करना शुरू हो गया है, हमारे आगे झूठ बोलता है, बदकलामी करता है, रेजिस्ट करता है हमारी बातों को। इसमें ना हम एक बात समझें, साइंटिफिकली हमें कहा जाता है कि हम सब के दिमाग में एग्जीक्यूटिव स्किल्स होते हैं। ये जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, माथा होता है यहाँ पर, इसके पीछे होता है वो एरिया जहाँ हमारा इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप हो रहा होता है। और इसके लिए एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब आप जो टीनेज में आते हैं तो आपके जिस्म में जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो एक किस्म का आपको झटका लगता है, और उस झटके की वजह से ये होता है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में फिर गैप आ जाता है और आपको अब दोबारा से सपोर्ट चाहिए होती है, चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। वालिदैन का इस मौके पे और इवन असातिज़ा का और सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है कि टीनेजर्स को, वो जो आप बात कह रहे हैं कि जी 17 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया जी, फतह किया, और अब हमारा 17 साल का बच्चा तो जो है वो बिस्तरे से नहीं निकलता टाइम पे, वो तो दांत भी नहीं ब्रश करने आते और उसको कोई काम भी नहीं करना आता। वो इस वजह से है कि हमने वो सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स उससे विड्रॉ कर लिए हैं। हमने उसको जैसे कहते हैं कि तैरना सिखाया नहीं और डीप वाटर में डाल दिया कि तुम ये सारा कुछ करो। पहले ये नहीं होता था, पहले ये था कि सोसाइटी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बच्चों को साथ साथ चीज़ें सिखाई जाती थी। आज के दौर में आप मुझे बताएं कि अगर कोई अम्मा अब्बा काम कर रहे हैं घर के, यानी अब्बा जो हैं वो जा रहे हैं इतवार बाजार सौदे ला रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि यू आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो देयर, ये तो मेरी इज्जत पे हरफ आ जाएगा ना कि मैं नहीं ये काम कर सकता। तो इस किस्म की चीज़ें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत होती है कि जिसको हम आजकल के दौर में कहते हैं लाइफ स्किल्स। दूसरा जो आपने बात की रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप को नहीं ख़राब करना, आपने काम उनसे करवाना है लेकिन रिलेशनशिप साथ साथ मेंटेन करते चले जाना है।
जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारे जो टीनेजर्स हैं ना वो हमसे दूर होते जाएंगे। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि रिलेशनशिप बिल्ड करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उनके ऐसे फ्रेंड्स बन जाएं कि वो अब आपको ना कैजुअल लेना शुरू कर दें कि ओ अब्बा क्या आए तो अम्मा क्या आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अदब एहतराम उनको सिखाना है हर रिश्ते के में, और जो उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पढ़ाते ये जो बैलेंस है ना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर आप सख्ती करें तो होता है कि जी ये तो सप्रेस हो गया बच्चा, और अगर आप ज़रा उनसे फ्री हो जाएं तो वो कभी ऐसा मजाक कर जाते हैं कि वो अदब और तमीज़ उसमें से गायब हो जाती है। तो ये बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं हम? उसमें ये कि हमने ये देखना है कि बच्चों के अंदर ये फीलिंग हो कि जी हम वालिदैन हैं, और अगर हम उनके लिए कोई ऐसा डिसीजन कर रहे हैं जो उनको नुकसान से बचा रहा है तो हम भी अच्छी तरह कन्वे करें और वो बच्चे भी सुनने के लिए तैयार हों। और हम बच्चों को कह सकते हैं, अगर बच्चा ज़्यादा जरा करता है, बहस करता है, तो हम कह सकते हैं कि मैं मतलब मुझे समझ आ रही है कि आपको ये मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में सोचें, गौर व फिक्र करें, और अगर आप ये काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बच्चा आके इंसिस्ट करता है मैंने ये काम नहीं करना, तो आप उनको कहें नहीं बेटा मेरी इस पर तसल्ली नहीं है कि आप ये काम ना करें या ऐसे करें, मेरी तसल्ली इस बात पर है कि इस तरीके से आप ये काम करें। क्योंकि होता ये कि हम ना जिसे कहते हैं हार्ड हिटिंग में जाते हैं कि नजरें नीची करो, बदतमीज हो गए हो, और हमें अदब तमीज़ नहीं रही है। आवाज़ नीचे अल्फाज का इस्तेमाल उनके साथ नहीं करना चाहिए। अक्सर वालिदैन जब मुझे कांटेक्ट करते हैं ऐसे मौके पे जब बच्चे बालिग हो चुके हुए हैं, तो मैं उनको कहती हूँ देखें जब उनका कद आपके कद के बराबर हो गया है, वो आपकी पैरेलल आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, तो आपको एज एन इंडिविजुअल, एज एन एडल्ट उनको ट्रीट करना है। लेकिन अब उनको ये भी समझ दिलानी है कि हम वालिदैन हैं तुम्हारे, हम तुम्हारा अच्छा भला जो है उसके अभी भी जिम्मेदार हैं। एक जैसे बच्ची ने अपनी वालदा से यही कहा कि जब मुझे अल्लाह ताला को खुद हिसाब देना है तो अब आप मेरी फ़िक्र करना छोड़ दें, चाहे मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, चाहे मैं सोशल मीडिया पे हूँ, चाहे मैं लड़कों से बातचीत करूँ, मैं अपना हिसाब खुद दे दूँगी अल्लाह ताला को। सही है। अब वो वालदा बड़ी परेशान हुई, उन्होंने मुझे पूछा कि जी वो क्या करे अपना, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी बेटी को ये समझाएं कि बात ये है कि ठीक है आपका हिसाब शुरू हो गया है, लेकिन वालिदैन होने के नाते मेरी भी तो जिम्मेदारी है, मैंने भी तो हिसाब देना है कि मैंने अपने बच्चे को हलाल हराम की तमीज़ दी कि नहीं, नमाज के लिए कहा कि नहीं, बाकी सही गलत की और सही की पहचान दी कि नहीं, सही जगह पे सपोर्ट किया कि नहीं, और इसी तरह से जहाँ रेप्रिमांड करना चाहिए था सही तरीके से रेप्रिमांड किया कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप ये बात अपनी बेटी से करें और उसको बताएं कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी नीड्स को समझती हूँ, सोसाइटी के प्रेशर्स को समझती हूँ, बट ये काम अभी मुझे इस वक्त करना है, ये इसके बगैर जो है मैं अपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर सकती। तो इस तरह से जो है वालिदैन को थोड़ा सा समझ के अपने जज्बात के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए टीनेजर्स के साथ डील करना है। सही है। अच्छा अब ये ज़रा प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चे को आप बड़ी तमीज़ तहजीब से तो हमने बात कर ली कि हमें पता है कि आपको हमारी बात बुरी लगी। सही है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल सिनेरियो है भाई, बच्चा कह रहा है मुझे ये 5,000 रुपये की एक चीज़ लेनी है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ जूता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने कहा नहीं बेटा 5,000 रुपये वाला महंगा है, 2,000 रुपये वाला ले लो, वो ना माने। आपने समझा कर लॉजिकली बैठ कर तमीज़ तहजीब से सब कर लिया, लेकिन वो नहीं मान रहा। अब वो कह रहा है आप ना लेकर दे, मैं अपनी पॉकेट मनी से ले लूँगा। क्या करें भाई? कि एक तो जब बच्चे आपके इस तरह की डिमांड्स वगैरह करते हैं ना, अब आपको खुद से पहले सॉर्ट आउट करना है कि किस चीज़ की आप इजाज़त कभी कभी उनको दे सकते हैं कि ठीक है आप अपने पैसों से कर सकते हैं मसलन, और किस चीज़ के लिए आप सोचते हैं कि नहीं मैं इसको ये इजाज़त नहीं दे सकता। मसलन फ़र्ज़ करें कि उस बच्चे को आपने समझाया और उसने कहा कि मैं अपनी ईदी से ले लेता हूँ, मैं अपनी पॉकेट मनी से ले लेता हूँ, तो आपकी ठीक है, इट्स योर चॉइस। उसने अपनी पॉकेट मनी से वो ले लिया। अब आप उसके बाद ये देखेंगे कि जी मसलन वो थोड़े दिनों बाद आपके पास फिर आ जाता है मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, पॉकेट मनी वो ख़त्म कर चुका है पूरे महीने की। तो अब आप मोहब्बत में आके कि हाय मेरा बेचारा बच्चा भूखा रह जाएगा, फिर अब आप उसको एक्स्ट्रा चीज़ में फैसिलिटेट नहीं करें। अच्छा। एक तो ये तरीका है करने का कि आप कहेंगे बेटा वो मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं, वो तो आपको अगले महीने जब पॉकेट मनी मिलेगी तभी पिज़्ज़ा भी आएगा। लेट देम लर्न फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस, इस तरह से उनको करने दें। एक और रूल भी आप बना सकते हैं कि ठीक है बेटा पॉकेट मनी आपकी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बगैर आप नहीं कर सकते। मसलन मैंने अपने घर में ये बच्चों को कहा हुआ था कि जो चीज़ मेरे पैसों से अलाउड नहीं वो आपकी अपनी पॉकेट मनी से भी अलाउड नहीं है। तो मुंह फुला लेंगे, फिर वो मुंह फुला के बैठ जाएंगे और वो मुंह फुला हुआ जो है वो हफ्तों तक चलता है। हमारे ज़माने में तो हमें इतना भी नहीं था आइडिया, हम तो फ़ौरन ही मान भी जाते थे, 2 रुपए की टॉफ़ी मिल जाती थी मान जाते थे। वैसे हमें मनाया भी बहुत ज़्यादा किसी ने नहीं है, लेकिन आजकल तो वो हफ्तों मुँह फुला हुआ होता है। फिर दोनों का उसमें यह है कि जो बच्चा मुंह फुला के बैठा हुआ है उसका आपको कोई बिल नहीं आता, इसीलिए आप उसको बिल्कुल माइंड ना करें, आप उसको रिलैक्स रहें, अपनी मोहब्बत विड्रॉ नहीं करें, इरिटेबल नहीं हो,
बच्चे को प्यार मोहब्बत जहाँ सही जगहों पे देते रहें, ऐसे इग्नोर करें बच्चा खुद ही सेटल हो जाता है। वो सिर्फ अपना मुंह बना के ना हमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहा होता है। तो वालिदैन को ये तरीका आना चाहिए कि बच्चों का गलत बात पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लेना, लेकिन उसको ना इशू नहीं बनाना कि हम जगह जगह फूं फूं करते हुए उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। जैसे देखिए ना सीरत से हमें क्या मिसाल मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द लोगों ने कैसे कैसे उनको तंग किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने थे वो किए, इर्रिस्पेक्टिव के इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं। तो हमें एज वालिदैन ये सीखना है। दूसरा ये कि अगर दुख ये हो रहा है कि जी इसने इतने पैसे ज़ाया कर दिए, तो वही बात है कि लेट देम लर्न थ्रू द कॉन्सिक्वेंसेस। अब आपको ये भी समझ आ जानी चाहिए कि आपके बच्चे की डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है, वो इमोशनल है, वो इम्पल्सिव है। अब आपने उसके उन एरियाज़ पे आहिस्ता आहिस्ता काम करना है, पढ़ना है इसके बारे में कि इम्पल्सिव बिहेवियर्स क्या होते हैं। बच्चे को आपने सही स्पेंडिंग का तरीका नहीं सिखा पाए, या तो किसी एक्सपर्ट के पास आजकल वर्कशॉप्स होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, उनको सिखाएं कि फाइनेंशियल स्मार्टनेस क्या होती है। ठीक है, लेकिन ठीक है, हाँ, अब बच्चों की तो हमने बड़ी बात की, अब पेरेंट्स पे जरा आते हैं। पेरेंट्स भी बाज़ औक़ात ना कभी कभी बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल हो जाते हैं, कभी कभी पुरानी ख़ानदान की रवायात को लेके बच्चों पर इम्पोज करने लग जाते हैं, हालांकि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो पेरेंट्स को किस तरह रीजनेबल जो आर्ग्यूमेंट है वो बरकरार रखना चाहिए? हमारी जो सोसाइटी है ना ओवरऑल स्किल बेस्ड सोसाइटी नहीं है। हम जो भी फैसला करते हैं ना अपने जज्बात पे आके करते हैं, और फिर हम लोगों ने ऐसी चीज़ें सीखी होती हैं सोशल मीडिया से, किताबों से, वही बात है अपने पूरे बाप दादाओं से और एनवायरनमेंट से कि जी बस ये हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो इससे नुकसान होता है। इसका तरीका ये होता है कि ऐसे लोगों को हमें समझाते रहना चाहिए, ऐसे मटीरियल से एसोसिएट करते रहना चाहिए कि जिसको हम आम जुबान में भी कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, उस पे आना चाहिए, बेंचमार्क प्रैक्टिसेस पे आना चाहिए कि इस मसले को कैसे हल किया जाए, इस मसले का क्या तरीकाकार होता है जिसको देखा जाए। क्योंकि जब तक हम बेस्ट प्रैक्टिस पे नहीं आएंगे हम अपना भी नुकसान करेंगे, अपनी फैमिलीज़ का भी, अपने बच्चों का भी। तो ऐसी जगह पे अड़ना नहीं चाहिए। आप देखें कि वालिदैन के ऊपर भी अपनी जिम्मेदारी आती है, अल्लाह ताला ने उनसे भी पूछना है कि भाई आपने अना का मसला तो नहीं बना लिया किसी बात को कि बच्चे को उसके ज़रूरत के मुताबिक वो कोई हलाल चीज़ आपसे डिमांड कर रहा है, तो अब आपकी क्योंकि चाहत एक और है, तो आप इस तरह का प्रेशर भी उस पर ना डालें। और जैसे मैं बताऊँ कई दफ़ा वालिदैन जब मेरे पास आते हैं, स्पेशली जैसे बच्चे को हिफ्ज़ करवा रहे हों, तो वो कहते हैं जी बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, वो अटक गया है और तंग कर रहा है और याद नहीं कर रहा। तो मैं उनको कहती हूँ देखें क्या बच्चे की चाहत थी नहीं, हमने ना जब पैदा हुआ तो सोचा था भाई, हमने ये नहीं देखा कि उस बच्चे की अपनी क्या नीड है और हमने उसके बगैर किया। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि हिफ्ज़ ना कराएं, हिफ्ज़ तो हम सबको किसी ना किसी लेवल पे करना है, हमने नमाज़ें पढ़नी हैं, हमने अपने दुनिया और आखिरत के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। तो मैं हमेशा ऐसे वालिदैन को कहती हूँ कि आप ना जब बच्चे को हिफ्ज़ कराएं ना खुद भी घर में हिफ्ज़ शुरू कर दें, ताकि आप उस लेवल पे आके समझ सकें कि उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। और ये ना करें कि अपनी चाहत सिर्फ बच्चे पे अपनाएं कि जी क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन सका अब तुम डॉक्टर बनो, मैं फलां काम नहीं कर सका, मेरा बड़ा दिल था तो तुम ये करो। अपनी चाहत को ना थोपे उस पे। इसी तरह से सही है, अपने अंदर ना वुस्सत पैदा करने की ज़रूरत है, लेकिन वो वुस्सत ऐसी हो कि हम हराम की तरफ ना चले जाएं। हम अपने लिए ऐसा इम्तिहान ना बना लें कि सिर्फ दुनिया को फॉलो करते करते दुनिया भी बच्चे को ना खास मिल सके और आखिरत भी उसकी तबाह। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे मैं आखिर में आना चाहूँगा वो ये कि जो टीनेज की उम्र होती है इसमें सवालात बहुत होते हैं, हर चीज़ के हवाले से बच्चे सवाल कर रहे होते हैं, और वो सवालात जो हैं वो तालीम के हवाले से भी, सोसाइटी के हवाले से भी, रिलीजन के हवाले से भी होते हैं। तो वो जो सवालात हैं उनको कैसे डील करें, कैसे अवॉइड करें, क्या करें उनका? इस सवालात की भी बहुत सी किस्में होती हैं। एक तो होता है ना कि छोटी छोटी बातों पे हम फ्रेंड्स की तरफ क्यों नहीं जा सकते, हम ये क्यों नहीं कर सकते, हम वो क्यों नहीं कर सकते। इसमें आप हमेशा बच्चे को कहें कि आप जाके एक्सप्लोर करें और आप मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि आप क्यों नहीं कर सकते। यानी बच्चों को आप कोई पैरामीटर देते हैं ना कि जी बेटा मुझे इसमें आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाहिए होगा, इसमें ये चीज़ अलाउड होगी, ये नहीं। डिफेंसिव ना हो। पेरेंट्स को हमेशा मैं कहती हूँ कि आप क्यों कटहरे में खड़े होते हैं ना, आप बच्चे को कहें कि बेटा आप जवाब लेकर आएँ, आप मेरे पास कोई कन्विंसिंग लॉजिक लेकर आएंगे, इमोशनल लॉजिक नहीं, कन्विंसिंग लॉजिक, कोई पैरामीटर लेकर आएंगे, कोई बात लाएंगे कि जी ये ऑथेंटिक दलील है मेरे पास, इसके मुताबिक मुझे इस चीज़ की अलाउ होना चाहिए करना या मैं कर सकूँ, फिर तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मैं हम ना माने, हम मानेंगे, बिल्कुल मानने के लिए हम तैयार हैं। आप हमें कन्विंस करते हैं किसी काम के लिए। दूसरा ये कि अगर बच्चा बदतमीजी पे आए तो आप उनको कहें बेटा इस तरह तो बात नहीं होती ना, यानी आपको बहुत ठंडा ठंडा रह के बात करनी है। तीसरे जो टीनेज में बहुत मुश्किल लोगों के सवालात होते हैं वो ज़्यादातर दीन के बारे में होते हैं, रिलीजन के बारे में होते हैं। लिटरली मैंने बच्चों को देखा ऐसे सवालात करते हुए कि खुदा किधर है, या मुझे नहीं समझ आती कि ये चीज़ है या नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। और अगर आप कहती हैं कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है तो दुनिया में इतना जुल्म क्यों हो रहा है और इसके लिए कुछ हो क्यों नहीं रहा। ये सवालात बता रहे होते हैं कि बच्चों ने ना कुरान को नहीं पढ़ा, और पढ़ने का मतलब नाजरा नहीं है, यानी समझा नहीं है
जब आप कुरान को पढ़ते हैं विद ट्रांसलेशन, किसी स्कॉलर के साथ उठते बैठते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं, आप उसको रिलेट करते हैं, और वालिदैन का भी यही मसला है कि उन्होंने भी नहीं पढ़ा हुआ होता इस तरह से, तो उनको भी फिर इसके जवाब नहीं आते हैं। तो ऐसे मौके पे जो बहुत लर्नेड स्कॉलर्स होते हैं उनके लेक्चर्स जाके सुनने चाहिए। आजकल तो आप देखें इतने हमारे पास अगेन सोशल मीडिया जो है जहाँ उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत से सही प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि अगेन बच्चे को ये ना कहें कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम गुनाहगार हो। बच्चे से कहें कि बेटा चलो इट्स अ गुड क्वेश्चन, हम चलो चल के इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं खुद जब टीनेजर्स को पढ़ाती हूँ, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी जाती हूँ, अब मैं बच्चों के सामने ऐसा ही कोई सवाल खुद से रख दूँ ना, तो वो ना उनकी आंखों में एक शर्मिंदगी सी होती है कि मतलब हाँ हमारे दिल में ये सवाल है लेकिन हम ये बोल नहीं सकते क्योंकि हमें कोई ना कोई गुनाहगार कह देगा और हमारी बात नहीं सुनेगा, हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो फिर मैं उनको कुरान की आयत के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, साइंटिफिक फैक्ट्स के ज़रिए, लॉजिक के ज़रिए एक्सप्लेन करती हूँ कि बेटा ये सिचुएशन है, तो अगर आपके दिमाग में सवाल आए तो इट्स ओके, हम इस सवाल को एड्रेस करेंगे और डिफेंसिव हुए बगैर, गुस्से में आए बगैर करेंगे। तो हमारी नौजवान नस्ल में अगर आप मुझे पूछें बहुत पोटेंशियल है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में इतने घिरे हुए हैं कि हम उन बच्चों को वो वैल्यू नहीं दे रहे, वो टाइम नहीं दे रहे, वो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर रहे, वो बेचारे और लॉस्ट होते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर कमल कैसर साहिबा, आपने बड़ा वक्त निकाला, बड़ी तफसील से आज का हमारा ये सब्जेक्ट आपने हमारे साथ और नाजरीन के साथ डिस्कस किया। कैसे बच्चों को इंसान बनाया जाए और कैसे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझाया जाए।